नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज फिर आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा वीडियो के अंत तक। बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो आने वाली है उसमें जो टीजीटी, पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक जो हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक में हम लोग आधुनिक काव्यखंड का समकालीन कविता को पढ़ेंगे, यानी देखेंगे कि 1960 ईस्वी के बाद की कविता जिसे समकालीन कविता कहा जाता है उसमें कौन कौन से रचनाकार हुए, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं और कौन कौन से जो है रचनाएं हुई। इसमें हम लोग उसी बिंदु को देखेंगे और जानेंगे कि कब क्या और कौन से वाद या कौन सी कविता और कविता नवगीत का प्रवर्तक कौन है। तो ये सारे बिंदुओं को हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। ये जो वीडियो है कविता का यानी काव्यखंड का अंतिम है। उसके बाद हम लोग नाटक, निबंध और उपन्यास आदि को पढ़ेंगे। तो ये काव्यखंड का अंतिम वीडियो है। तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आधुनिक काव्यखंड समकालीन कविता, इसमें हम समकालीन कविता के बारे में बात करेंगे। तो इसका आप लोग पीडीएफ पाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा दें 249 रुपये का, और जो है पीडीएफ पा सकते हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको एग्ज़ाम होने तक इन सारे जो है क्लास का पीडीएफ और प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आपके मोबाइल पे मिलता रहेगा। तो जो लोग नहीं करवाए हैं वो जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि एग्ज़ाम में सही समय सही चीज़ों का उपयोग कर पाएँ। और टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ भी कुछ पीडीएफ भेजा हुआ है, देख सकते हैं। चलिए हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है हिंदी साहित्य में सन 1960 ईस्वी के बाद की कविता को समकालीन कविता कहा जाता है। हालांकि इसको लेकर विद्वानों के बीच थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, बीच विवाद की स्थिति है। 1960 ईस्वी के बाद की कविता को सठोत्तरी कविता भी कहते हैं। डॉक्टर विश्वंभर नाथ उपाध्याय तथा डॉक्टर बच्चन सिंह ने समकालीन कविता को ही सठोत्तरी कविता माना है या कहा है। सन 1960 ईस्वी के बाद की कविता में विभिन्न तरह के काव्य आंदोलनों की प्रवृत्तियां विकसित हुई, जिनमें अकविता, जनवादी कविता, नवगीत आंदोलन प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त कुछ गौण प्रवृत्तियां भी हैं, जैसे विचार कविता, बीट कविता, युद्धवादी कविता, कैप्सूल कविता इत्यादि। तो यहाँ देखिए कुछ बातें निकल कर आई है कि जो है 1960 के जो कविता है उसे समकालीन कविता भी कहा जाता है और सठोत्तरी कविता भी कहा जाता है। लेकिन इसी में बहुत सारे जो है प्रवृत्तियाँ पनपी है, जैसे नवगीत है या कविता है, गौण रूप में जो है विचार कविता है, युद्धवादी है, बीट कविता है। तो ये सारी चीज़ें इसी के अंदर समाहित हो जाता है। तो ये जो वीडियो है कविता यानी काव्यखंड का अंतिम वीडियो है। इसके बाद हम लोग नाटक और उपन्यास को देखेंगे। आगे जो है समकालीन कविता का प्रवर्तन डॉक्टर विश्वंभर नाथ उपाध्याय ने 1976 ईस्वी में अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से किया। इसके अंतर्गत एक ओर तो जहाँ राजकमल चौधरी, जगदीश चतुर्वेदी, राम श्याम परिमार जैसे अकवितावादी कवियों को स्थान दिया गया, दूसरी ओर धूमिर, कुमरेंद्र, पारसनाथ, वेणुगोपाल जैसे प्रतिबद्ध कविता या संघर्षशील कविता के उन्नयकों को भी सम्मिलित कर दिया गया। समकालीन कविता समसामयिकता के अर्थ में ग्रहण किया गया है। तो यहाँ देखिए ये जो है समकालीन कविता में जो है सभी जो छोटे छोटे जो वाद चला रहे थे, आंदोलन, काव्य आंदोलन चला रहे थे, सभी को समाहित करके समकालीन कविता में देखा जाता है। तो यहाँ ये बातें स्पष्ट हो गई है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं जो छोटे छोटे काव्य आंदोलन थे उसके प्रवर्तक कौन हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अकविता आता है। तो अकविता का जो है सन 1963 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी ने प्रारंभ नामक काव्य संकलन से इसकी शुरुआत की, किंतु इसका प्रवर्तक जो है श्याम परमार माने जाते हैं, क्योंकि सन 1965 ईस्वी में उन्होंने अकविता पत्रिका के माध्यम से इस आंदोलन को गति प्रदान किया। यानी कि अकविता का जो है प्रवर्तक श्याम परमार माने जाते हैं, लेकिन इसका प्रारंभ जो है जगदीश चतुर्वेदी ने किया था। उसके बाद जो है नवगीत आता है। तो सन 1958 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा संपादित गीतांजलि शीर्षक से नवगीत परंपरा की शुरुआत
मानी जाती है। यानी नवगीत परंपरा का जो शुरुआत है राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा किया गया था। आगे कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हिंदी गज़ल आता है, तो हिंदी गज़ल के प्रवर्तक अमीर खुसरो को माना जाता है और आधुनिक हिंदी गज़ल का प्रवर्तक दुष्यंत कुमार माने जाते हैं। यानी आधुनिक हिंदी जो गज़ल के प्रवर्तक हैं उन्हें जो है दुष्यंत कुमार माने जाते हैं। अब जो है अन्य काव्य आंदोलन एवं उसके प्रवर्तक को देखते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है ये छोटी छोटी बातें पूछी जा सकती है, तो मैंने इसको समाहित कर दिया है। आप लोग PDF पाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा लें 249 रुपये का, ताकि आपको ससमय PDF मिल सके। तो देखिए यहाँ काव्य आंदोलन है, इधर उनके प्रवर्तक हैं। तो सबसे पहले बीट पीढ़ी या जनरेशन, तो उसके प्रवर्तक राजकमल चौधरी को माना जाता है। उसके बाद युत्सावादी कविता आता है जिसका प्रवर्तक सरभ श्री राम सिंह को माना जाता है। उसके बाद नवगीत सिर आता है, नव प्रगतिशील है, उसका जो है नवल किशोर सिंह है। उसके बाद सहज कविता है जिसके प्रवर्तक डॉक्टर रविंद्र भरमर को माना जाता है। उसके बाद आज की कविता है जिसका प्रवर्तक हरीश मदानी को माना जाता है। उसके बाद वाम कविता जिसका प्रवर्तक डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव को माना जाता है। उसके बाद ताजी कविता जिसका प्रवर्तक लक्ष्मीकांत वर्मा का माना जाता है। उसके बाद टटकी कविता जिसका प्रवर्तक रामबच्चन राय को माना जाता है। तो ये सारे जो है काव्य आंदोलन थे जिनके प्रवर्तकों का नाम यहाँ पे समाहित किया गया है, ताकि आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रख पाएँ। और 2-4 बार वीडियो देखिएगा या फिर PDF पढ़िएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि कौन किसके प्रवर्तक है। विकल्प के अनुसार आप लोग छांट दीजिएगा। तो आगे थोड़ा सा देखते हैं। तो श्री कृष्ण तिवारी जो हैं एक, वो कहते हैं कि नवगीत हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है। यानी जो ये कथन है कि नवगीत हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है, ये श्री कृष्ण तिवारी का कथन है। अब हम लोग जो है और आगे बढ़ते हैं। समकालीन कविता के जो प्रमुख कवि हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले सुदामा पांडे धूमिल आते हैं, ये समकालीन कविता में गिने जाते हैं। तो इनका जन्म 1936 ईस्वी में वाराणसी के पास खोखरी नामक गांव में हुआ था, तथा 1975 ईस्वी में 38 वर्ष के अल्प आयु में ही ब्रेन ट्यूमर से इनकी मृत्यु हो गई थी। ये हिंदी के समकालीन कविता के दौर के मीर के पत्थर शरीक कवियों में एक है। उनकी कविताओं में आज़ादी के सपनों के मोह भंग की पीड़ा और आक्रोश की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति मिलती है। व्यवस्था जिसने जनता को छला है उसको आईना दिखाना मानो धूमिल की कविताओं का परम लक्ष्य है। यानी ये जो है आक्रोश में कविता लिखते हैं। धूमिल के जो प्रमुख कविता हैं संग्रह है उनको हम लोग देख लेते हैं। तो सब इनका है संसद से सड़क तक, बहुत ही प्रसिद्ध कविता संग्रह है 1972 में। कर सुनना मुझे 1976 में। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 में। तो ये इनकी जो है 3 प्रमुख काव्य संग्रह है जिसको आपको याद करना होगा। उसके बाद यहाँ टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, धूमिल हो जाएंगे, इसको सुधार कर आपको PDF दिया जाएगा। धूमिल की चर्चित कविताएं जो है मोचीराम, पटकथा, रोटी और संसद, रोहे का स्वाद आदि है। धूमिल ने अपनी कविता रोटी और संसद में 3 आदमियों का चर्चा किया है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी कि रोटी और संसद में जो है 3 आदमियों का चर्चा किया है। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अन्य जो समकालीन कवि एवं उनके रचनाएं हैं उसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप अगर TGT यानी 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं, या फिर 9 to 10 का कर रहे हैं, या फिर 11 to 12 का कर रहे हैं, तो ये सभी में जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी का सिलेबस लगभग एक जैसा है। और जो है आपकी तैयारी जो है संपूर्ण BPSC लेवल पे की जा रही है, ताकि आपको जो है कहीं भी दिक्कत ना हो। ये जो प्रश्न है, ये जो टॉपिक है, नेट में भी इसी तरह से रहता है। तो आपका जो तैयारी है TGT से नेट लेवल पे की जा रही है, ताकि आप कहीं से भी कमज़ोर ना पड़ पाएँ। और जो है TGT और PGT का कुछ SCRT का जो बुक है उसको हम लोग एग्ज़ाम जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम उन सारी चीज़ों को अलग अलग देख लेंगे। तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम जो है सभी चीज़ों को देखेंगे, व्याकरण वाले सेक्शन को भी देखेंगे, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए अन्य जो प्रमुख समकालीन कवि हैं उनकी यहाँ देखिए कवि हैं, उनकी रचनाएँ हैं। तो सबसे पहले राजकमल चौधरी आते हैं, जिसकी रचना है कंकावती, मुक्ति प्रसंग, स्वरगंधा। स्वरगंधा जो है मैथिली भाषा में लिखा गया है। लीलाधर जगूरी आते हैं, जिसका रचना है नाटक जारी है, शंखमुखी शिखरों पर। उसके बाद कैलाश वाजपेयी आते हैं, जिसका रचना है देहात से हटकर, तीसरा अंधेरा। मंगलेश डबरार आते हैं, जिसका रचना है पहाड़ का रास्ता, आवाज़ भी एक जगह है। जगदीश गुप्ता आते हैं, जिनका रचना है नाव के पाँव, आदिम एकांत। उसके बाद दुष्यंत कुमार आते हैं, जिनका रचना है सूर्य का स्वागत, साये में धूप। उसके बाद आदम गोडवानी आते हैं, जिनकी रचना है धरती की सतह पर, समय से मुठभेड़। श्रीकांत वर्मा आते हैं, जिनका रचना है दिनारंभ, माया दर्पण, जरसा घर।
मगध, मगध इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। रामदरस मिश्र आते हैं जिनकी रचना है बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई धूप, कंधे पर सूरज, एक दिन एक नदी बन गया। तो ये जो है समकालीन कवियों की रचना है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसी को मैंने यहाँ समाहित किया है। हालांकि इन सब की बहुत सारे रचनाएं हैं, जो प्रमुख था उसी को मैंने यहाँ समाहित किया है। उसके बाद लक्ष्मीकांत वर्मा आते हैं जिनका रचना है अतुकांत तीसरा पक्ष। मरियाज का रचना है जख्म पर धूप। कात्यायनी जो कवित्री हैं जिनकी रचना है चेहरों पर आज, सात भाइयों के बीच चंपा। अनामिका जो रचनाकार हैं गरते पत्तों की चिट्ठी, कविता में औरत। उसके बाद मैत्रेयी पुष्पा आते हैं जिनकी रचना है लकीरें। तो यहाँ जो महत्वपूर्ण रचनाएं और महत्वपूर्ण जो कवि थे उनको मैंने यहाँ सम्मिलित किया है ताकि आपका जो है नोट्स बहुत शॉर्ट हो सके और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सके। अब जो है समकालीन कविता के कवियों की पंक्तियाँ को देखते हैं कि कौन कौन सी पंक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ देखिए पहली पंक्ति है, अपने यहाँ संसद तेर की वह घानी है जिसमें आधा तेर है आधा पानी है। ये धूमिर की पंक्ति है। और आगे इन्हीं का पंक्ति है, एक आदमी रोटी बेलता है एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह रोटी से खिलता है। मैं पूछता हूँ वह कौन है, देश की संसद मौन है। ये धूमिर की बहुत प्रसिद्ध ही कविता है जो पिछले बार जो है TGT 9 to 10 में पूछा गया था। भूख से रियाती हुई हथेली का नाम दया है। ये धूमिर की पंक्ति है। कहाँ तो तय था चिरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ये दुष्यंत कुमार की पंक्तियाँ हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये दुष्यंत कुमार की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। तो मैंने जो पंक्तियां था उसी को मैंने यहाँ समाहित किया है ताकि आप जो है अच्छे से सारे सिलेबस को कवर कर पाएँ, क्योंकि ज़्यादा हम लोग को पढ़ना नहीं है, हम लोग को बुद्धिमत्ता से काम लेना है, विद्वान हम लोग को नहीं बनना है। अब जो है इसी पे जो MCQ है उसको हम लोग देख लेते हैं जो पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो उसी सब को जो है हम लोग देखते हैं ताकि एग्जाम में अच्छे से तैयारी करके जाएं। यहाँ 5 विकल्प को बनाया गया है क्योंकि BPSC 5 विकल्प पिछले बार पूछा था। इस बार हो सकता है 4 विकल्प पूछे, तो नोटिफिकेशन को आने दीजिए, नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम लोग भी उसी के अनुसार विकल्प को परिवर्तन कर देंगे। लेकिन अभी जो है हम लोग 5 विकल्प लेकर चलेंगे। हो सकता है टीचर बारे में नहीं चेंज करें, तो हम लोग जो है स्ट्रांग होकर जाएंगे ताकि कहीं से भी कमज़ोर ना पड़े। पहला जो MCQ है, और अब वह तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तिहार उतार दिए गए हैं जिनमें कर आदमी आकार था। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की है आपको बताना है। ये पंक्तियाँ किस कवि की है, तो इसका आप लोग सही जवाब दीजिए ताकि देख पाएँ कि क्या है। ये जो है कठिन प्रश्न है थोड़ा सा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। ये धूमिर की पंक्तियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, धूमिर होगा। धूमिर ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है। धूमिर ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है। आप लोग इसका सही जवाब दीजिए, विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा 3 आदमियों का चर्चा किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तो मैंने अपना कवि धर्म पूरा किया, चाहे मर्म सहराया ना हो कुरेदा हो। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की है। ये पंक्तियाँ किस कवि की है आपको बतानी है, विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, श्रीकांत वर्मा का है। हम लोग जो चीज़ें टॉपिक में नहीं पढ़ पाते हैं उसको हम लोग MCQ में देख लेंगे, प्रैक्टिस सीट में देख लेंगे, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपका जो तैयारी है TGT से नेट लेवल पे की जा रही है, जो नेट का तैयारी कर रहे हैं और EMRS PGT का तैयारी कर रहे हैं उन सभी में भी ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो आप जो है कहीं से कमज़ोर नहीं हैं, आपका जो तैयारी है बहुत अच्छे ढंग से कराया जा रहा है। तो आप लोग चिंता मुक्त रहें, सिर्फ इसका प्रैक्टिस करते रहें। और रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएं तो करवा दें 249 रुपया देकर। और अगर PDF नहीं देना चाहते हैं तो अपना कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कैसे जो है इसको रखना चाहते हैं अपने पास, कैसे अध्ययन करना चाहते हैं। चौथा प्रश्न है, लक्ष्मीकांत वर्मा का कृतित्व जितना बड़ा है उतना ही अस्त व्यस्त। यह कथन किस आलोचक का है आपको बताना है। यह कथन किस आलोचक का है लक्ष्मीकांत वर्मा के संबंध में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये कथन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न देखते हैं। नवगीत हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है। नवगीत हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है आपको बताने हैं, विकल्प आपके सामने है।
तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। ऊपर में हम लोग पढ़े हैं, श्री कृष्ण तिवारी का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में असंगत युग्म का चयन कीजिए। निम्नलिखित में असंगत युग्म का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा असंगत है आपको बताना है। इधर जो है काव्य आंदोलन है, उधर उसके प्रवर्तक हैं, तो कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी जो है सही है। यहाँ जो है कौन सा असंगत है ये पूछ रहा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, हिंदी में नवगीत परंपरा की शुरुआत किसने की। हिंदी में नवगीत परंपरा की शुरुआत किसने की आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद सिंह ने नवगीत परंपरा का शुरुआत किया था 1958 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, दुष्यंत कुमार का संबंध हिंदी के किस क्षेत्र से है। दुष्यंत कुमार का संबंध हिंदी के किस क्षेत्र से है आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने है। तो इसका आप लोग सही से जवाब दीजिए, क्योंकि ऊपर पढ़ाया गया है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। गजल से है। आधुनिक हिंदी गजल का जो है प्रवर्तक माने जाते हैं दुष्यंत कुमार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है। उपयुक्त पंक्तियां धूमिल की किस कविता से है आपको बताना है। ये किस कविता से लिया गया है। ये जो है टीजीटी बीपीएससी का पिछले बार एग्जाम हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। मैंने ये प्रश्न वहीं से लिया है, ताकि आप लोग देख सके कि स्तर क्या है। तो ये जो है प्रश्न पूछा गया था, तो आपको बताना है ये किस कविता से लिया गया है। और ऊपर में ये पंक्तियाँ का चर्चा भी हो चुका है। तो आप लोग अगर ऊपर पढ़ते हैं तो दिमाग रख जाएगा कि कौन सी कविता से दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये पंक्तियां जो है रोटी और संसद एक कविता है धूमिल की, उसी से दिया गया है। रोटी और संसद, उसी से ये कविता दिया गया है। चलिए इस वीडियो का 10वां और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। तो 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रचना राजकमल चौधरी का है आपको बताना है। इनमें से कौन सी रचना राजकमल चौधरी का है। विकल्प आपके सामने है। ऊपर में हम लोग अध्ययन भी कर चुके हैं। आप लोग इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। विकल्प घ हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तीनों जो है राजकमल चौधरी की रचना है। तो ये जो महत्वपूर्ण MCQ था आपके तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, हमें पूरा विश्वास है। तो आप लोग जो है इसका 2-4 बार जो है रिवीजन करते रहिए, ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा, ताकि आप जो है कहीं से कमज़ोर नहीं हो सकें और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकें। तो आप लोग जल्दी जल्दी जो है 249 रुपये का जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं करवा लें, ताकि आपको ससमय PDF मिलता रहे। आपको जो है 249 रुपये एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना है, फिर आपको एग्ज़ाम तक जितना क्लास होगा सभी का जो है PDF और प्रैक्टिस सेट लगभग 30 से 35 जो कराए जाएंगे उस सभी का PDF आपको मोबाइल पे जाता रहेगा। तो आप लोग जो है जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि आपका जो है तैयारी अच्छे ढंग से हो सके और जो है अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकें। तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमारे जो फ़ोनपे नंबर है, यानी 62 72 61 81 53 07, इस पर जो है आप लोग फ़ोन पे कर देंगे 249 रुपया, और इसी पे उसका स्क्रीनशॉट लेकर नाम पता के साथ भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप कर देना है आपको, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन हो सके। उसके बाद आपको जो है जितने क्लास पिछले हुए हैं सभी का PDF आपको भेज दिया जाएगा, ताकि आप लोग ससमय अपने अध्ययन को मजबूती प्रदान कर सकें। तो आप लोग जो है ये नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना जो है पेमेंट करके, और कोई समस्या है तो इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ताकि हम समस्या को समाधान करने का पूरा कोशिश करें। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे। तो ऐसे ही सहयोग बनाए रखें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।